नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जब 2014 में और फिर से जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिला था तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि देश में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद से ही देखा गया था कि विपक्ष के जो सुर थे वो बिल्कुल दब गए थे और जो बची खुची कसर थी वो विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से विपक्ष हिम्मत नहीं जुटा पाया। और खासकर अगर 2014 और 2019 के बीच में देखें तो विपक्ष को मोदी जी का दांव पता ही नहीं था कि वो अगला दांव विपक्ष को खत्म करने के लिए क्या खेलेंगे। लेकिन 2019 आते आते और 2019 में जब एक बार फिर से प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी को मिला तो उसके बाद जो सरकार थी वो और प्रचंड हो गई और प्रहार उसने विपक्ष पर अलग अलग तरीके से करने शुरू किए, जिसमें से जो हाल में जो सबसे बड़ा अटैक विपक्ष के ऊपर है और बल्कि देश के कई संस्थानों पर भी है वो है फोन टैपिंग। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारें फोन टैपिंग नहीं करती थी, लेकिन जिस तरीके से एक पेगासस स्पाईवेयर का नाम बार बार आ रहा है, जिसके जरिए विपक्षी नेताओं पर, जुडिशरी के लोगों पर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के फोन्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं उनके फोन्स तक को टैप करने की जो खबर आ रही है, उससे ऐसा लगने लगा है कि अब विपक्ष के अंदर एक नई जान आ गई है। और आज राहुल गांधी के तेवर जिस तरीके से दिख रहे थे और संसद के सामने जो उन्होंने बातें कही पेगासस स्पाईवेयर को लेकर, तो ऐसा लग रहा है कि इस मॉनसून सत्र में विपक्ष बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो सरकार को किसी भी तरीके से बख्शे। जब सत्र के पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो सरकार ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम हर तरीके के संवाद के लिए तैयार हैं, हर तरीके के डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन ठीक सत्र के एक दिन पहले ये पेगासस स्पाईवेयर की खबर आना, इसने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष के मूड को बिल्कुल बदल दिया है। और उसका कारण ये है कि अब विपक्ष की जो चमड़ी है वो बिल्कुल मोटी हो चुकी है और उनको लग रहा है कि अब सिर के ऊपर से पानी चला गया है। और अगर अब उन्होंने एकजुटता नहीं दिखाई और सरकार को अब अगर कॉर्नर नहीं किया तो इसके बाद ये मौका शायद ही कभी मिलेगा। अब आज राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश किया, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है और आईबी के ऑफिशियल्स ने मुझे बताया है कि मेरे फोन्स को टैप किया जाता है और जो सुरक्षा कर्मी हमारे साथ रहते हैं उनको अपने सीनियर अधिकारी को डीब्रीफ करके बताना पड़ता है कि मेरी क्या बातचीत हो रही है। तो राहुल गांधी ने ये कहने की कोशिश की कि ये फोन टैपिंग होती आई है उनकी और ये बात उनको अच्छे से पता है, लेकिन वो इस बात से डरते नहीं है क्योंकि उनकी जिंदगी एक खुली किताब है। और उन्होंने कहा है कि जो करप्ट हैं, जो चोरी करते हैं, जो भ्रष्ट हैं, उन्हें मोदी जी से डरने की जरूरत है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेगासस स्पाईवेयर पर हमलावर होते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह का इस्तीफा मांगा है राहुल गांधी ने और साथ में कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि अगर पेगासस स्पाईवेयर सिर्फ सरकारें खरीद सकती हैं और खरीदने के लिए अगर किसी का हस्ताक्षर जरूरी है तो वो है गृह मंत्री का हस्ताक्षर। और क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर पे सरकार के अलग अलग संस्थानों पर प्रहार हुआ है, उनके फोन्स को टैप किया है, तो जो लोगों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश की है मोदी सरकार ने और ये एक प्रहार है लोकतंत्र पर और लोकतांत्रिक संस्थानों पर, एक ये बड़ा प्रहार है। और साथ में राहुल गांधी ने पूरे देश को ये भी याद दिलाया आज संसद के सामने खड़े होकर कि जो इजरायली सरकार है वो पेगासस को एक हथियार मानती है, तो एक ऐसे हथियार को मोदी सरकार ने इस्तेमाल किया है जो कि आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो एक हथियार का इस्तेमाल अपने लोगों के साथ, अपने लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ अगर इस्तेमाल हुआ है तो ये राजद्रोह से कम नहीं है। इट इज नथिंग लेस
than a treason। इस बात को राहुल गांधी ने आज खुले शब्दों में कहा है, जिसको काउंटर भी किया सरकार ने। और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी बातें पेगासस के सामने के लिए करते हैं तो उनको क्या हेजिटेशन है, अपना वो फोन सबमिट कर दें, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन उस फोन का होगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पेगासस वाले इशू पर सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है और विपक्ष ने इसको जमकर इस स्थिति को भुनाने की भी कोशिश की है और वो बार बार सरकार से इस पर जवाबदेही मांग रही है कि क्या सरकार ने पेगासस को खरीदा है या नहीं खरीदा है, सरकार जांच क्यों नहीं करवाना चाह रही है, किस फंड के तहत सरकार ने इस पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा था। और जो 2019 में खबरें आ रही थी कि व्हाट्सएप को पहले हैक किया गया और उसके जरिए लोगों के फोन टैप किए गए, व्हाट्सएप को हैक किया गया, तो वो पूरी कहानी अब एक सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो गई है। लेकिन पेगासस का मामला ही यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष बिल्कुल हमलावर है। जी, अगर बात की जाए जिस तरह के मुद्दे अभी विपक्ष के हाथ लगे और जिस तरह के तेवर विपक्ष के दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि ऐसा एक मौका जो इसको विपक्ष तलाश रहा था, शायद वो आज उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। और इसको अगर विपक्ष एकता के साथ भुना सकता है तो शायद ये पहला अवसर होगा कि जब विपक्ष जो है एकजुटता दिखा करके जो सवाल जनता पूछना चाह रही है, जो सवालों के जवाब जनता मांग रही है, शायद उनको सरकार के सामने उन सवालों को रख सकेंगे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। क्योंकि जिस तरह का हमने कोविड के बाद पूरा ये घटनाक्रम देखा है और लोग जिस तरह से जागरूक है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सवाल विपक्ष के नहीं है, सवाल जनता के हैं, जिसको कि अभी विपक्ष अगर नहीं पूछेगा तो मैं ये कहूंगा कि विपक्ष विफल हो गया कि वह इन मुद्दों को सरकार के सामने खड़ा नहीं कर पाया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सुनहरा अवसर विपक्ष के लिए भी है अपनी जो राजनीतिक पैठ है उसको दिखाने का, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होती है जितना कि विपक्ष मजबूत होता है। और ये हम जो इस भारत की डेमोक्रेसी के नागरिक हैं, चाहते हैं कि जो काम हम करना चाहते हैं, जो एक आम आदमी करना चाहता है, उसको विपक्ष बखूबी उठाए ताकि सरकार उसको अमल में ला सके और उनके जवाब दे सके। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का एग्रेसिव होना कोई गलत है। इलेक्शन जब नज़दीक होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा अपनी रणनीति चेंज करता है और एग्रेशन अपनाता है, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हमेशा इस चीज़ को जानता है। भाजपा इस चीज़ से पहले से वाकिफ थी कि जिस तरीके से संसद सत्र शुरू होगा, यूपी इलेक्शन आएगा, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो नई गुमराह करने वाली रणनीतियाँ लेके आएगा और कुछ ऐसे मुद्दे लेके आएगा जिनका इलेक्शन के बाद, ये सर्टेन टाइम के बाद आप देखेंगे तो उसमें सिर और पैर कुछ नहीं निकलेगा। जैसे अभी जासूसी का ही मामला है, जिस तरीके से एक चल रहा है। एक जमाने में मनमोहन सिंह ही कहते थे कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और आज उसी पे कांग्रेस हल्ला मचा रही है। तो जब कांग्रेस खुद ही नहीं पता कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, तो हल्ला किस चीज पे मचाते हैं? और हल्ला किस पे मचा रहे हैं? सिर्फ राहुल गांधी के अलावा क्या दूसरा कोई इस देश में व्यक्ति नहीं है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मुद्दों पे हल्ला मचाना चाहिए। बाकी जो मुद्दे हैं, किसान आंदोलन पिछले लगभग 1.5 साल से चल रहा है, क्या फर्क पड़ा? किसान जानता है कि किराए के किसान उसके हक की बात तो नहीं करेंगे ना, तो किसान उनके साथ आज नहीं खड़ा है। अब किराए के किसान जब तक किराया उन्हें मिल रहा है तब तक बैठे हैं, जिस दिन किराया मिलना बंद हो जाएगा वो भी अपने घर वापस चले जाएंगे। अब कल जिस तरीके से दैनिक भास्कर ग्रुप के ऊपर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, साथ में भारत समाचार जो लोकल न्यूज चैनल है उसके ऊपर भी प्रहार किया गया, उसको लेकर भी विपक्ष के तेवर बहुत हमलावर थे। जैसे कि अशोक गहलोत ने कहा कि ये बीजेपी का जो तानाशाही जो एक माइंडसेट है वो यहाँ पर दिखता है। उसके अलावा अरुण शौरी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आ गई है। जयराम रमेश ने कहा कि दिस इज अ मॉडिफाइड इमरजेंसी। और दिग्विजय सिंह भी इस सरकार पर काफी हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी मीडिया के खिलाफ एक ऐसे हथियार है जो सरकार जब चाहती है तो वो उनके खिलाफ छोड़ देती है। तो इसको लेकर भी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट नजर आए और उन्होंने सरकार पर हमला किया।
साथ में ये भी बार बार विपक्षी दलों ने याद दिलाया कि दैनिक भास्कर के ऊपर आज आईटी की छापेमारी इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ जो कोविड की खबरें दैनिक भास्कर ने दिखाई थी, इसलिए सरकार आज बदले की भावना से इस आईटी छापेमार दस्ता को दैनिक भास्कर के ऑफिस में भेज रही है। तो एकजुट होता हुआ विपक्ष एक बार इस पर फिर से नजर आया है। लेकिन इसके अलावा जो कृषि कानून का मुद्दा है, किसान अगर जंतर मंतर पे किसान संसद चला रहे हैं और जब तक ये संसद चलेगी यानी कि जो मॉनसून सत्र चलेगा तब तक किसान अपनी किसान संसद चलाएंगे, यानी कि संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों इस सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और बार बार ये डिमांड किया जा रहा है कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये काले कानून है, सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा। इसके अलावा जो बातें बार बार सामने नजर आ रही हैं, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर हैं डेरेक ओब्रायन, तो उन्होंने कहा कि सरकार कैसे ये मॉनसून सत्र चलाएगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट सत्र का एक अहम हिस्सा होता है उसकी विधायिका, यानी कि जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी पार्लियामेंट सेशन का। और एक आंकड़ा जो उन्होंने रखा था कि कोई भी बिल होती है उसको ठीक से पढ़ा जाता है, परखा जाता है, लेकिन बुलडोज नहीं किया जाता। लेकिन अगर इस सरकार का अगर आप आंकड़ा देखें तो अगर यूपीए के समय में यानी कि 14वीं और 15वीं लोकसभा में 60 से 71% लेजिस्लेटिव बिजनेस होता था और 60 से 71% जो बिल्स थी वो स्टैंडिंग कमेटी को जाती थी। इस बात को लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। लेकिन एनडीए की सरकार के दौरान यानी कि 16वीं और 17वीं जो लोकसभा है उसके दौरान 16वीं लोकसभा में केवल 25% बिल स्टैंडिंग कमेटी को गई हैं और 17वीं लोकसभा में केवल 11% बिल्स स्टैंडिंग कमेटी को गई हैं। यानी कि बिल्स को स्क्रूटनाइज करने में ये सरकार बिल्कुल विफल रही है और ये एक लोकतंत्र पर प्रहार है। इस बात को लेकर टीएमसी के लोग काफी हमलावर हैं और इस बार कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति को बदला है। जो उनका पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसका पुनर्गठन किया गया है ताकि सरकार को पूरी तरह से घेरा जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा जो हम संसद के बाहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसान भी उतने ही हमलावर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश और क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव है तो वहां पर वो महापंचायत करेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल हमने राज्यसभा के अंदर देखा कि अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर हैं वो जब पेगासस पर अपना स्टेटमेंट दे रहे थे तो टीएमसी के जो लीडर हैं शांतनु सेन, तो उन्होंने उनके स्टेटमेंट को फाड़ दिया था, जिसके बाद हरदीप पुरी ने भी बहुत आक्रामक तेवर में लोगों से बात की और उसको लेकर ये भी देखा गया कि जो तृणमूल कांग्रेस के जितने लीडर्स हैं वो संसद के जब अंदर आए थे तो वो खिलौने जो फोन्स खिलौने वाले होते हैं, जो टॉय फोन्स होते हैं, उनको लेकर वो संसद में आए ताकि सरकार पर वो चुटकी ले सकें पेगासस कांड को लेकर। उसी तरफ जो कांग्रेस लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, तो उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया है जो स्वास्थ्य की जो राज्य मंत्री हैं भारती प्रवीण पवार, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो विपक्ष इस समय बिल्कुल हमलावर है, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे जो कृषि कानून का मामला हो, चाहे फिर कोविड के कुप्रबंधन का मामला हो। क्योंकि जब सरकार ने ऑन द फ्लोर ये कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई हैं तो वाकई में ये एक बड़ा मुद्दा है एक बार फिर से पूरे विपक्ष को एकजुट होने का। लेकिन इस पर सोने पे सुहागा क्या है, अब ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं और वो सारे विपक्षी दलों से मिलेंगी। अभी हाल में उनकी जब प्रशांत किशोर से भी मीटिंग हुई थी तो देखना होगा कि ऐसे में ममता बनर्जी क्या एक आइसिंग ऑन द केक साबित होंगी, क्या विपक्षी दलों को एकजुट होने का और उनमें जान फूंकने का काम अब ममता बनर्जी करेंगी इसी सत्र के दौरान, ये सारी बातें देखनी होगी। लेकिन विपक्ष इस समय बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि सरकार को बख्शे, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे कृषि कानून का मामला हो, या फिर जो पेट्रोल
और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और भारत और चाइना की जो बॉर्डर इशू को लेकर जो तमाम इश्यूज हैं उसको लेकर भी विपक्ष बिल्कुल सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। तो एक नई जान विपक्ष में आ गई है। अब विपक्ष एकजुटता से रणनीति कैसे बनाएगा, इसका दारोमदार क्या ममता बनर्जी पर है या फिर शरद पवार पर है, ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष इस समय उस हालत में है जो पिछले 7 सालों में हमने ऐसा विपक्ष कभी नहीं देखा। चाहे मुद्दे हो, चाहे फिर उनकी एकजुटता हो, सारे प्लेटफॉर्म्स पर इस समय विपक्ष एकजुट हो गया है और उसने मन बना दिया है, क्योंकि अब 2022 का जो चुनाव है, 5 राज्यों में मुख्य चुनाव है, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की भी उल्टी गिनती वहां से शुरू हो जाती है। तो ये विपक्ष के लिए एक डू और डाई मोमेंट है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मूड में इस समय विपक्ष नजर आ रहा है। और क्या मोदी सरकार को विपक्ष वाकई में घेर पाएगा, और जो धूल चटाने का एक जो फ्रेज है कि क्या सरकार को धूल चटा पाएगा विपक्ष, ये देखना होगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @NeeluOnTheMove और दूसरा ट्विटर हैंडल है @Neelu317। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।